तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज देखेंगे हरित क्रांति के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसको किसने शुरू करा था और ये किस लिए आया था, तो इसके सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जब द्वितीयक वर्ष हो रहा था। द्वितीयक वर्ष कब हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था। तो इस दौरान देश में बहुत ही भुखमरी आ गई थी। खाद्यान्न खाने के लिए उपलब्ध नहीं था। तो उस दौरान तभी से हरित क्रांति में धीरे धीरे बढ़ावा देने लगे और यहाँ 1966-67 में जाकर शुरू हो गई थी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट, हरित क्रांति के फादर। तो हरित क्रांति के दो फादर, एक हमारे भारत में है और एक वर्ल्ड में। तो जो वर्ल्ड के फादर है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है, जो पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और जो भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गेट ने किया था, परंतु जिस व्यक्ति ने इस शब्द को एक शाब्दिक अर्थ प्रदान किया है वह डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है। जो हरित क्रांति शब्द है उसका प्रयोग तो सबसे पहले डॉक्टर विलियम गेट ने किया था, पर उसका जो शाब्दिक अर्थ दिया था वो दिया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरित क्रांति प्रारंभ जिसने करी थी उनका नाम है जो नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, वो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इन्होंने ही हरित क्रांति को प्रारंभ किया था। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। मतलब हरित क्रांति में किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ओनली अधिक उत्पादन कैसे हो उसी पर ध्यान दिया गया था। हमारे पर्यावरण को भी उसमें ध्यान नहीं रखा गया, मतलब अधिक कीटनाशी रासायनिक फर्टिलाइज़र का भी अधिक उपयोग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति से अभिप्रेत शोध एवं विकास तकनीकी स्थानांतरण HIV बीजों का प्रयोग। यहाँ पर आएगा बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, प्रबंधन की तकनीकी युग के आधुनिकीकरण एवं कृषकों को हाइब्रिड बीजों, सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के वितरण की पहल की श्रृंखला से है। यह श्रृंखला 40 के दशक से 60 के दशक के अंत तक प्रभावी हुई, जिसके माध्यम से विश्व के विशेषकर विकासशील राष्ट्रों की कृषि उत्पादकता में भूतपूर्व वृद्धि हुई। इन तकनीकी युग का सर्वप्रथम प्रयोग मेक्सिको में रोग प्रतिरोधक उच्च प्रजनन क्षमता के हाइब्रिड बीजों को बनाकर किया गया। इस कारण मेक्सिको में गेहूं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। 60 दशक के प्रारंभ में अकाल एवं तेजी से वृद्धि हुई जनसंख्या के दबाव ने भारत सरकार को बोरलॉग को आमंत्रित करने के लिए विवश किया। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है वो कहाँ के हैं, तो वो है मेक्सिको। और मेक्सिको कहाँ है, तो यह नॉर्थ अमेरिका में है मेक्सिको। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉर्मन ई बोरलॉग है वो अमेरिका से आमंत्रित किया गया है भारत में कृषि तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर किसने भारत में इनवाइट करा था, तो वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनके सुझाव पर यह आमंत्रित प्रेरित हुआ और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने लगे फिर एम एस स्वामीनाथन। बोरलॉग समूह ने भारत में IR8 के नाम से चावल की प्रजाति
को निर्मित किया, जिससे आज विश्व में भारत चावल उत्पादक में सबसे अग्रणी देश है। गेहूं के HIV बीजों जैसे K68 मेक्सिकन प्रजाति जैसे लार्मा रोजो, सोनारो 64, कल्याण एवं PV18 और चावल के बीजों के विभिन्न प्रजातियां जैसे TN1, TN3 इत्यादि का प्रयोग हरित क्रांति के दौरान बहुत अधिक मात्रा में हुआ, क्योंकि यह एक अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई वाहक विकास विधि का परिणाम है, जो 1960 के दशक में प्रारंभिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर अधिक स्तर पर आ चुकी थी। क्योंकि पहले क्या था कि कृषि ओनली जीवन निर्वाह के लिए करते थे, पर हरित क्रांति जब आई थी तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा, जिससे कृषि जीवन निर्वाह से ऊपर उठ गई। मतलब कि फिर वो किसान उत्पादन करके उसको बेच भी सकते हैं। फिर देखते हैं कि हरित क्रांति के उल्लेखनीय कार्य, मतलब हरित क्रांति आई तो उसमें क्या क्या कार्य हुए। तो पहला हुआ शोध एवं विकास। हरित क्रांति के आधारभूत तत्व है, मतलब शोध यानी अनुसंधान करना, रिसर्च करना, और विकास कृषि मशीनीकरण पर जोर दिया गया। मतलब हरित क्रांति के दौरान अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग भी किया गया। फिर छोटे अनुपजाऊ भूमि छितरे हुए भूखंडों को एकत्रित करके सरकार ने चकबंदी की व्यवस्था प्रारंभ की। ये यहाँ पर अनुपजाऊ और यहाँ पर जो छितरे हुए भूखंड होते हैं उनको एकत्रित कर चकबंदी की व्यवस्था की सरकार ने। फिर पौध संरक्षण तरीका को अपनाया गया। फिर कृत्रिम मानसून और डैम परियोजनाओं द्वारा जल रोकने जैसे उपाय भी किए गए। छठा पॉइंट है रासायनिक उर्वरकों में वृद्धि की गई। सातवां उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि। फिर आठवां पॉइंट है बहुफसली कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि यदि एक ही फसल बोते हैं, अगर एक फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होता है तो फिर बहुत ही उपज में कमी आ सकती है और फिर किसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बहुफसली मतलब उसमें अधिक से अधिक फसलें भी उगा सकते हैं या खेती के साथ साथ दूसरा उद्योग भी किया जा सकता है। फिर जिसके परिणाम स्वरूप 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम लागू किए, जो आज वर्तमान में कुल सिंचित क्षेत्र में 71% भाग पर यह कार्यक्रम लागू है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हरित क्रांति की उपलब्धियाँ, मतलब हरित क्रांति की उपलब्धियाँ क्या क्या उपलब्ध हुआ था। जैसे रासायनिक उर्वरकों के उपभोग में वृद्धि हुई थी, रासायनिक खाद में वृद्धि, सिंचाई की क्षमता में वृद्धि, कृषि बचत में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, ऊर्जा उपभोग में वृद्धि, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि, कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट हरित क्रांति से हानियाँ भी हुई थी, बिकॉज हरित क्रांति में अधिक से अधिक उत्पादन पर ही ध्यान दिया गया था तो जिससे हमारा वातावरण भी बहुत प्रदूषित हुआ, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक रासायनिक खाद एवं जो कीटनाशकों और मशीनों का उपयोग किया गया था, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित है, क्योंकि हरित क्रांति ओनली खाद्यान्न फसलों के लिए लागू की गई थी। उसमें मुख्य थे गेहूं और चावल।
यदि दूसरी जैसे तिलहन फसलों और दूसरी पल्सेस क्रॉप, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक ये हानि है इससे। फिर दूसरा, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, अधिक उपजाऊ किस्म के बीज एक पूंजी ग्रहण कार्यक्रम है जिसमें उर्वरक को सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि वस्तुओं पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। मतलब इसमें मतलब कोई भी जो हम उपयोग करते हैं फसल उत्पादन में, वो अधिक मात्रा में उपयोग होता है, क्योंकि इसमें मैं बता दिया कि कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, ओनली अधिक उत्पादन कैसा किया जा सके उसी पर ध्यान रहता है। फिर तीसरा, क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब अधिक उत्पादन करने पर भी सोइल मृदा फर्टिलिटी में कमी आ जाती है। ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर चौथा पॉइंट, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे सिंचाई की व्यवस्था, कृषि साख, मतलब सिंचाई जैसे कि हर किसी के पास थोड़ी रहते हैं, जो माध्यम और लघु खेती करते हैं उन किसानों के पास इतनी अच्छे से सुविधा नहीं रहती सभी चीज़ों की, जिससे उनके लिए यहाँ हरित क्रांति से कुछ भी लाभ नहीं मिला। तो ये आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो